हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। मैं संदीप तोमर आपकी अपनी कोचिंग आकाशदीप में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हमने कल पढ़ा था ओम के नियम और उसमें कुछ 3-4 डेफिनेशंस पढ़ी थी और लास्ट डेफिनेशन थी हमारी वैद्युत विभवांतर। तो उम्मीद करता हूं सारी परिभाषाएं आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और शुरू करते हैं आगे आपका बिना समय बर्बाद करते हुए। इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है ओम का नियम। ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है? जब भी किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, इसमें करंट आई प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित किसकी वजह से होगा? इसके सिरों पर विभवांतर अर्थात वोल्टेज आरोपित करे जाएंगे, ठीक है। कोई बैटरी है वी वोल्ट की या सेल है, उसके एंड को या उसके सिरों को इस तार से जोड़ा जाएगा, तब उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो इस तार में कितनी धारा प्रवाहित होगी वो डिपेंड करेगा इस तार में कितने वोल्टेज आरोपित करे गए हैं और इस तार का कितना प्रतिरोध है। प्रतिरोध मतलब इस तार के अंदर कितनी रुकावट है, ठीक है। ये इस चीज पर डिपेंड करेगा। तो ओम का नियम क्या बोलता है? ओम का नियम बोलता है कि यदि किसी तार में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं और हम धारा के मान को बढ़ाना चाहते हैं तो वोल्टेज के मान को भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर वोल्टेज के मान को बढ़ाएंगे तो धारा का मान अपने आप ही बढ़ जाएगा, ठीक है। वोल्टेज को घटाएंगे तो धारा का मान भी घट जाएगा और वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी बढ़ जाएगा। तो इससे मतलब होता है, इससे साबित होता है कि विभवांतर या वोल्टेज वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यही ओम के नियम में हमने पढ़ा है, ठीक है। इसमें देखेंगे कि किसी चालक, शुरुआत में लिख देनी है, ये कंडीशन कब फॉलो होती है? यदि चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। भौतिक अवस्था का मतलब क्या है? चालक का टेम्परेचर वगैरह नहीं बदला जाए या चालक की लंबाई आदि पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, तो इस चालक को दिया जाने वाला विभवांतर इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, तब उस चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अनुक्रमानुपाती होने का अर्थ है कि अगर हम वोल्टेज के मान को बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी अपने आप ही बढ़ेगा, ठीक है। इसका अर्थ ये होता है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था का मतलब है यदि उसकी चालक की लंबाई या उसके तापमान में कोई भी परिवर्तन ना आए तो उस चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां से हम लिखेंगे, इसमें आगे लिख देना, यदि किसी चालक को V वोल्ट विभवांतर देने पर उसमें प्रवाहित धारा स्मॉल आई है, उसमें प्रवाहित धारा स्मॉल आई है, तब क्या होगा? V अनुक्रमानुपाती I होगा और V अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, इक्वल टू का चिन्ह लगाते हैं, तो दाएं हाथ की तरफ एक नियतांक आता है, यहाँ पर R आएगा। R यहाँ पर रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध है और यहाँ पर I सेम टू सेम रहेगा। अगर यहाँ पे नियतांक का मान निकालेंगे
तो नियतांक होता है यहाँ पर ये वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है नियतांक ये, ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध, ठीक है। वैद्युत प्रतिरोध आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो आर इज इक्वल टू इंटू वाला अपॉन में चला जाएगा, वी अपॉन आई हो जाएगा, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है। और वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक है। वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो ये ओम का नियम था जो कंप्लीट हो चुका है। ये करीबन 2 से 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रतिरोध की परिभाषा आ जाती है। प्रतिरोध किसे कहते हैं, ठीक है। तो किसी चालक तार का वह मान जो वैद्युत धारा के बहने को रोकता है, ठीक है। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। किसी चालक तार में वैद्युत धारा कितनी रुक कर जा रही है वो उसके प्रतिरोध पर डिपेंड करती है। तो प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध, एक तरीके से रुकावट। तो वैद्युत धारा के मान को जो रोकने का काम करता है या कम करने का कार्य करता है वही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। तो यह वैद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है, ये ध्यान रखना है प्रतिरोध। और इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो नेक्स्ट आता है वैद्युत प्रतिरोध की, वैद्युत प्रतिरोध की चालक पर निर्भरता, ठीक है, निर्भरता, ठीक है। निर्भरता मतलब डिपेंड होना। वैद्युत प्रतिरोध किस तरीके से किसी चालक पर डिपेंड हो सकता है, उसकी कौन कौन सी क्वालिटी पर डिपेंड हो सकता है या निर्भर हो सकता है वो देखेंगे। तो इसमें मान लेना है, माना किसी चालक की लंबाई स्मॉल एल है तथा चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, तब चालक का प्रतिरोध आर निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो रुकावट मैंने पहले भी बोला है आपको कि जो प्रतिरोध होता है वो रुकावट होता है। तो रुकावट जो है किन किन चीजों पर डिपेंड कर सकती है? तो रुकावट, ये जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध की रुकावट है वो लंबाई के अनुक्रमपाती होगी। अनुक्रमपाती मतलब जितना लंबा तार होगा उतनी ही ज्यादा रुकावट होगी। अब आप खुद ही सोचिए, ये हम तार की जो तुलना करते हैं हम पाइप से कर लेते हैं। एक छोटा पाइप है सेम आकार का, ठीक है, सेम आकार का छोटा पाइप है और इसमें मान लिया छोटे छोटे पत्थर से भरे हुए हैं इस तरीके से, सेम आकार का है। सेम आकार का मतलब सेम मोटाई का है, डायमीटर डायमीटर इसका सेम ही है इसकी तरह ही, ठीक है। इसमें भी सेम ही है, जैसे जैसे इसमें पत्थर भरे हुए हैं सेम ही आकार के पत्थर इसमें भी भरे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं इधर से पानी को मतलब बहाना चाहता हूँ इसके अंदर से, तो इधर साइड से अगर मैं पानी छोड़ा या इधर साइड से मैंने पानी दिया तो इधर की साइड से पाइप में से किस में पानी जल्दी निकलेगा? अगर सेम टू सेम इसमें हमें पानी को बहाना चाह रहा हूँ तो किस में से पानी जल्दी निकलेगा? तो जाहिर सी बात है जो छोटा पाइप होगा उसमें से पानी जल्दी निकलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि लंबाई जो होती है वो रुकावट ज्यादा कर देती है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमपाती होता है, ठीक है। जितना ज्यादा तार की लंबाई होगी उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में लिख लेंगे हम प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है।
तो R अनुक्रमानुपाती L, ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसे बोला जाता है? तार को हम अनुप्रस्थ रूप से ऐसे काटेंगे, इस तरीके से काटने के बाद में जो क्षेत्रफल दिखाई देगा इस तरीके से गोल दिखाई देगा, ठीक है, ये वाला काटने के बाद में अनुप्रस्थ काट इस तरीके से, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये होगा, सामने वाला एरिया काटने के बाद में जो दिखाई देगा, ठीक है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। एरिया तो ये भी है चारों तरफ का, इससे कोई मतलब नहीं है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब इससे मतलब है, ये जितना ज्यादा बड़ा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और ये जितना ज्यादा छोटा होगा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। तो प्रतिरोध की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। और सेकंड में होता है इसका प्रतिरोध, जो है प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये R अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती को 1/, में लिखते हैं हमेशा, व्युत्क्रमानुपाती जिसे बोलेगा उसे 1/, में करके लिखते हैं। ये तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। अगर अनुक्रमानुपाती बोलेगा तो ऊपर लिखेंगे, और व्युत्क्रमानुपाती बोलेगा तो 1/, में करके लिखेंगे। तो हालांकि ये मेनली तो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, और तीसरी और चौथी चीज पे इनडायरेक्टली रूप से डिपेंड करता है, जैसे कि टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती होता है। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी लंबाई बढ़ेगी, और लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो प्रतिरोध होता है ये तापमान पर भी निर्भर करता है, ये पदार्थ की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। पदार्थ की क्वालिटी मतलब कोई पदार्थ, मतलब कोई भी तार सोने का है, चांदी का है, या फिर तांबे का है, किस हिसाब का है वो उसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि क्वालिटी बदलने से उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध सबसे ज्यादा कम विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका चांदी का, ठीक है, उसके बाद में तांबे का, इस तरीके से एल्यूमिनियम वगैरह सब आते रहते हैं आगे। तो जितना ज्यादा विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है उतना ही ज्यादा प्रतिरोध भी कम ही होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली रूप से तो ये लंबाई और क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा, बाकी इनडायरेक्टली रूप से दो और कारक होते हैं। एक तापमान होता है, तापमान बढ़ाने से लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और जो मतलब पदार्थ की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, और पदार्थ की क्वालिटी अगर पदार्थ सोने का है, चांदी का है, किसी हिसाब का है, वो उस चीज पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। दो और कारक होते हैं, ठीक है। पदार्थ की क्वालिटी का मतलब होता है उसके विशिष्ट प्रतिरोध पे डिपेंड होने से। तो यहाँ पर दोनों चीज, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है अभी हम देखेंगे आगे, इन दोनों नियमों को मिलाएंगे, ठीक है, दोनों नियमों को मिलाने पर, ठीक है, उपरोक्त दोनों नियमों से, उपरोक्त दोनों नियमों से, तो उपरोक्त दोनों नियमों से, दोनों नियमों को देखेंगे तो R अनुक्रमानुपाती होगा L/A के, L/A। और यहां से अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटाते हैं और इक्वल टू का चिन्ह लगाते हैं, जैसे हमने भी पीछे पढ़ा था ओम के नियम में। तो जब भी अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो दाएं हाथ की तरफ एक नियतांक आएगा, ठीक है। तो दाएं हाथ की तरफ एक नियतांक आएगा, यहाँ पर आता है विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखते हैं, पी की तरह बनता है थोड़ा सा, ये रो से लिखते हैं, रो L/A, बोलने में रो होता है, थोड़ा पी की तरह बनता है, रो L/A। तो यहाँ पे रो क्या होता है, ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूं, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध मैं इधर कर देता हूं, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध रो इज इक्वल टू RA/L, अपॉन वाला इनटू में चला जाएगा और इनटू वाला अपॉन में चला जाएगा, तो रो इज इक्वल टू RA/L हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, ये हो जाएगा। और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, मैंने जैसे पहले बताया था आपको कि यहाँ पर जो वर्ड लिखा रहेगा उसका मात्रक मैं यहाँ लिखूंगा, तो ये इसका मात्रक होता है ओम मीटर, ठीक है। इसका मात्रक इसी सूत्र से निकल करके आता है, इसके सूत्र, अगर मैं रो का मात्रक निकालूंगा तो इसके सूत्र का ही यूज करूंगा। तो R का मात्रक क्या होता है, R का मात्रक होता है ओम, ठीक है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, ठीक है, मीटर। तो मीटर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ओम मीटर बचेगा, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल भी सकते हैं मात्रक को।
तो विशिष्ट प्रतिरोध समाप्त हो चुका है। फिर नेक्स्ट टॉपिक में आता है श्रेणी क्रम समांतर क्रम। ठीक है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। प्रतिरोधों का आर से लिखते हैं और श्रेणी क्रम समांतर क्रम आता है। श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक ही तार में लगा होना। ठीक है, श्रेणी क्रम का मतलब क्या है? प्रतिरोधों का एक ही तार में लगा होना। प्रतिरोध को जहां जहां प्रतिरोध आएगा उसे आर से ही लिखेंगे। आर को रेजिस्टेंस होता है अंग्रेजी में और उसका हिंदी मीन्स होता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को आर से ही लिखेंगे। अगर एक से अधिक प्रतिरोध हैं तो उन्हें R1, R2 और R3 से लिखेंगे। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये क्या हो गया? R3 हो गया। और ये 20 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हुए होंगे और परिपथ में स्मॉल आई धारा प्रवाहित होगी। अगर स्मॉल आई धारा परिपथ में प्रवाहित हो रही है तो जब भी कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, एक है या एक से अधिक प्रतिरोध हैं, अगर वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उन प्रतिरोधों में समान धारा ही प्रवाहित होगी। यहां पर भी आई धारा ही प्रवाहित होगी, इस प्रतिरोध से भी आई धारा जा रही होगी और इस प्रतिरोध से ही आई ही धारा जा रही होगी। तो इसकी थ्योरी हम लिख सकते हैं कि माना R1, R2 व R3 किस में है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। बैटरी से जुड़े हैं। हालांकि ये सेल का चित्र बनाया है मैंने, ठीक है, ये बैटरी का नहीं है। तो सेल से भी लिख सकते हैं, V वोल्ट के सेल से जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण, श्रेणी क्रम में हमेशा ध्यान रखना वैद्युत धारा समान होती है। सभी प्रतिरोध में वैद्युत धारा आई ही बहेगी। अगर परिपथ की धारा आई है तो सभी प्रतिरोध से आई धारा ही होकर गुजरेगी। तो श्रेणी क्रम में होने के कारण प्रत्येक प्रतिरोध में, ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, ठीक है, प्रवाहित धारा आई है। R1 के, अब इनके जो वोल्टेज होंगे, यहां से तो वोल्टेज होंगे पर इनके सिरों के वोल्टेज अलग अलग होंगे। यहाँ पर ये R1 है तो R1 के सिरों पर वोल्टेज V1 मान लेना है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक वोल्टेज V1 है, यहां से लेके यहां तक वोल्टेज V2 है जो कि R2 के सिरों पर है, और R3 के सिरों पर जो वोल्टेज है वो क्या है? V3 है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक वोल्टेज क्या है? V3 है। ठीक है, तो R3 के सिरों पर वोल्टेज क्या है? विभवांतर क्या है? V3 है। तो यहाँ पे लिख देना है R1 के सिरों पर विभवांतर, R1 के सिरों पर विभवांतर ठीक है, R1 के सिरों पर विभवांतर V1, R2 के सिरों पर विभवांतर V2 व R3 के सिरों पर विभवांतर, R3 के सिरों पर विभवांतर V3 है। ठीक है, तब बैटरी द्वारा दिया गया कुल विभवांतर, ठीक है, कुल विभवांतर, टोटल वोल्टेज तो बैटरी के द्वारा दिए गए हैं ना, तो बैटरी के द्वारा कितने वोल्टेज दिए गए वो देखेंगे हम। V इजिकल टू कितना होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि सारे के सारे वोल्टेज कहाँ से सप्लाई हुए? बैटरी से हुए। तो बैटरी के कारण ही इसके वोल्टेज V1 है, इसके V2 है, इसके V3 है। इसका मतलब साफ साफ है कि तीनों के वोल्टेज मिलाकर बैटरी के वोल्टेज के बराबर ही बैठेंगे। तो V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक एक करके हम निकालना शुरू करेंगे V1, V2, V3 सबकी वैल्यू। तो हम लिखेंगे R1 के सिरों पर विभवांतर, R1 के सिरों पर विभवांतर,
क्या होगा, V1 इज इक्वल टू में कितना होगा, I इंटू R1। अगर हम सूत्र में अभी हमने पीछे पढ़ा है ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार क्या पढ़ा है हमने, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। वहां से आर की वैल्यू R इज इक्वल टू V अपॉन I लगा देता हमने, ठीक है। तो वहां से निकल कर आया था, अभी हमने पढ़ा था V अनुपाती I होता है, और यहाँ से अनुपाती का चिन्ह हटाते थे, इज इक्वल टू का चिन्ह लगाते थे, तो V इज इक्वल टू में क्या आता था, RI आता था। RI बोल दो या IR बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ से इसी सूत्र का इस्तेमाल हम करके R1 के सिरों पर विभवांतर, मतलब सभी के सिरों पर विभवांतर हम निकालेंगे। यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूले में चेंज करूंगा, अगर मैं इसे V1 लिखूंगा तो यहाँ पे I1 और R1 होना चाहिए, जो मैं सूत्र में चेंज करूंगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा V2, तो यहाँ पर I2 और यहाँ पर क्या होना चाहिए, R2 होना चाहिए, ठीक है। परंतु जो चीज सभी के लिए सेम है या फिर जो चीज समान है, वो कभी भी उसके नीचे 1 2 नहीं आते, वो सभी के लिए समान है तो उसको I ही लिखेंगे, I1 I2 I3 नहीं लिखेंगे। अभी मैंने जस्ट पढ़ाया है कि श्रेणी क्रम में प्रवाहित होने के कारण प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I है, तो इसका मतलब R1 में भी I धारा प्रवाहित हो रही है, R2 में भी I धारा प्रवाहित हो रही है, और R3 में भी I धारा ही प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर जब मैं V1 लिखूंगा तो यहाँ पर I1 ना लगाऊंगा, मैं सभी के लिए I ही लूंगा, तो V1 इज इक्वल टू में I इंटू R1 होगा। अगर मैं V2 निकालूंगा तो V2 इज इक्वल टू में I इंटू R2 लूंगा। अगर V3 निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, I इंटू R3 लूंगा। इस तरीके से मैं सॉल्व करूंगा आगे भी वाली इक्वेशन को। R1 के सिरों पर विभवांतर V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, ऐसी R2 के सिरों पर विभवांतर V2 इज इक्वल टू में कितना होगा, I इंटू R2। R3 के सिरों पर विभवांतर सेम टू सेम, ठीक है। R3 के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, V3 इज इक्वल टू में I इंटू R3। अब कुल विभवांतर की वैल्यू भी निकालनी है। यदि कुल विभवांतर तुल्य प्रतिरोध से निकलता है, यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूं कि भाई मैंने इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद में मैं जितना प्रतिरोध लाऊंगा वो R है, या फिर ऐसे समझ लो कि इन तीनों की जगह अगर मैं कोई सिंगल प्रतिरोध लगाऊंगा तो वो कितनी ताकत का होना चाहिए जो कि इन तीनों को रिप्लेस कर दे, ठीक है। इन तीनों की बराबर ताकत का एक प्रतिरोध होगा जो कि R से लिखा जाएगा। यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य का मतलब इन तीनों के बराबर का, ठीक है। तो इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R है, तब तुल्य प्रतिरोध से हमेशा कुल विभवांतर आएगा, ठीक है। तब कुल विभवांतर V इज इक्वल टू में कितना होगा, IR, ठीक है। जिसमें 1 1 है उसमें 1 1 आए हैं, जिसमें 2 है उसमें 2 आया है, जिसमें 3 है उसमें 3 आया है, और यहाँ जिसमें कुछ नहीं है तो उसमें कुछ नहीं आएगा। तुल्य प्रतिरोध R है तो कुल वोल्टेज भी V से लिखे जाएंगे, V इज इक्वल टू I इंटू R हो जाएगा। सारे मान समीकरण फर्स्ट में दिखाई दे रहे हैं, समीकरण फर्स्ट में मान रख देंगे, ठीक है। सभी मान किस में रख देंगे, सभी मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर जब सभी मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, V की जगह IR हो जाएगा, इज इक्वल टू में V1 की जगह क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा, V2 की जगह क्या हो जाएगा, IR2 हो जाएगा, और V3 की जगह IR3 हो जाएगा। और I कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा IR इज इक्वल टू, I कॉमन लेकर के काट सकते हैं हम, मैं नेक्स्ट स्टेप में दिखा देता हूँ। चलो I कॉमन आ गया है, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। I से I कैंसिल हो जाएगा, तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा निकल करके, तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। यही होगा श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, ये याद रखना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल इससे आगे कराएंगे। कल चलेगा हमारा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध किस तरीके से हम जोड़ सकते हैं, और समांतर क्रम में क्या चीज समान होती है, जैसे कि श्रेणी क्रम में वैद्युत धारा समान होती है, इस तरीके से समांतर क्रम में क्या रूल होते हैं। जिसने डेरिवेशन अच्छी तरीके से समझ ली तो वो न्यूमेरिकल करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी फील करेगा, बहुत ज़्यादा महसूस करेगा कि वो बहुत आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है। तो अच्छी तरीके से डेरिवेशन पे ध्यान दें, इसे कई बार निकाल करके देखें, और इसमें मैंने बार बार समझे कि क्या चीज़ समान बताइए, ये V1 V2 V3 अलग क्यों लिए हैं, ठीक है। समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछें, ठीक है, उसका जवाब भी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।